मैं तो ये कहूँगा कि दवाइयाँ तो मिलती नहीं हैं। कम से कम ये जो दवाइयाँ हमें जो 10 रुपए की मिलती थी, अब वो हमें मिल रही है 200 रुपए की। 200 रुपए कैसे कमाए जाएंगे, ये गरीब आदमी की सोच है। सिर्फ सोच है कि मैं 200 रुपये कैसे कमाऊँगा। जी जी, मेरे ख्याल से तो कश्मीर को बेचना ही चाहिए, क्योंकि हमसे ये 4 सूबे संभले नहीं रहे। आप सिंध की हालत देख लें, बलूचिस्तान की हालत देख लें, तो हम कश्मीर को क्या संभालेंगे। फिर पाकिस्तान के साथ है, उनके साथ भी तो यही हालात हैं। बलूचिस्तान में देख लें, वहाँ पे भी 160 रुपये किलो आटा मिल रहा है। सिंध में 170-80 रुपये मुश्किल से मिल रहा है। एक तो मिल नहीं रहा, मिल रहा है वो भी 170-180 का। इससे बेहतर है कि वो चला जाए इंडिया के साथ। नहीं, मैं जैसा अर्ज किया कि ये जो इक़दामात हैं ये वो खुशी से नहीं ले रहे, ये इसलिए ले रहे हैं कि फौज के पास पैसा नहीं है। आप जानते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहे हैं, उनका जब प्लान पेश किया गया, मेरे ख्याल 3 हफ्ते पहले मीटिंग में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, तो उन्होंने कहा जी ये प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इसको फंड कर सकते। यही वजह है कि वो पाकिस्तान ने कोलू का जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, वहाँ चौकियां खत्म कर दी हैं और सारी जो उनकी फोर्सेस थी उनको कोलू में जो मेन उनका कैंप है वहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। और यही वजह है कि पीओ जो आपका ये है खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पे जो है वो कोई बाअसर एंटी टेररिज्म या एंटी इंसर्जेंसी जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। अब देखें, इसमें मसला ये है कि फौज का काम, आपने कहा, वो अपना फौज का काम होता है दिफा करना सरहदों का। फौज का काम इकोनॉमी चलाना नहीं होता, फौज का काम सियासत में मुदाखलत नहीं होता। अब पाकिस्तानी फौज जो है ये खुद अपने ही दाम में फंसे हुए ना। इनका प्रॉब्लम ये है, ये नहीं दो कौमी नजरिए से बाहर निकलते, ना कौम को निकालते हैं। वरना आज के दौर में आर्मी, इतनी बड़ी आर्मी की तो जरूरत ही नहीं है। आप पीओजेके और पीओजीबी जो है वो उसका मसला हल करें, इंडिया को वापस करें। वो इंडिया के साथ आप दोस्ताना तल्लुकात बनाएं और उसके बाद आप इंडिया के साथ डिफेंस पैक्ट कर लें। कश्मीर बेचना क्या, कश्मीर तो है ही उनके पास, इंडिया के पास ही है। एक्चुअली बेचने वाली बात तो तब आए ना कि जब जी हमारे पास कुछ हिस्सा हो हम उनको दें, ठीक है। ये तो मसला ही नहीं है। मसला ये है कि अब इंडिया ऑलरेडी जो कश्मीर को ऑक्यूपाइड कर चुका हुआ है और इंडिया अब उसको छोड़ेगा नहीं किसी सूरत। ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि आपके सर्वाइवल के लिए फ्यूचर में दो ममालिक के साथ रिलेशनशिप ठीक करना आपकी एग्जिस्टेंस का सवाल है। वो दो मुल्क कौन है? एक भारत है और एक अफगानिस्तान। और आपने दोनों के साथ फॉरेन पॉलिसीज में ब्लंडर किया। अफगानिस्तान के लिए अपना सारा मुल्क तबाह करके आज वो आपके साथ नहीं। क्यों है? आपकी कमजोरियां हैं, आपने उनको सही हैंडल नहीं किया। भारत के साथ आज शहबाज शरीफ साहब ने ये तो बिल्कुल फरमाया है कि 4 जंगें हमने खेल के 4 जंगें लड़ के सबक सीख लिया है, लेकिन आखिर में जाके फिर उनके जो उनको चीज नहीं पसंद, आपने फिर उस पर जाके आप पुश किया है। मेरा जो अगर जाती तौर पर पूछे, मैं आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ हैविंग गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। आपकी जरूरत, ट्रेड आपकी जरूरत है। दालें, गंदम, चीनी, सारी चीजें, अद्वियात इंपोर्ट करना आपकी मजबूरी है बिल्कुल। और उसमें 2 मिसालें मैं देना चाहूंगा। वाजपेयी साहब आए थे यहाँ पे अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न करके, रिस्क लेकर। उसके बाद मोदी साहब आए यहाँ पे रिस्क लेकर। आपने आज तक कौन सा रिस्क लिया भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने में? आप एक स्टेप आगे जाके 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं। आपके बाजवा साहब किसी और जगह पे थे, आप किसी और जगह पे थे। आप सुबह बयान देते हैं कि हम ट्रेड शुरू करने लगे भारत से, शाम को यूटर्न ले लेते हैं जी, कैबिनेट कहते हैं मंजूर नहीं करती। अब उसमें बात यह है, आप तो वो आपके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने आर्टिकल में डिस्क्लोज किया है कि किस तरीके से जनरल फैज और भारत के एनएसए के दरमियान नेगोशिएशन हो रही थी और मोदी साहब वापस आ रहे थे। मैं कहता हूं वो जो टर्म्स थी उनकी बहुत लेजिट टर्म्स थी। मैं कहता हूं उन्हीं टर्म्स के ऊपर आपको दोबारा भारत के साथ स्टेप्स लेना चाहिए। मैं कहता हूं शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ दोनों को भारत जाना चाहिए और रिलेशनशिप की स्टार्ट वहां करनी चाहिए, क्योंकि मोदी साहब भी तो एक दफा आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके, दूसरी दफा आने के लिए तैयार थे और लेकिन आपने ब्लंडर किया। इस दफा आपको स्टेप लेना चाहिए कि आप भारत जाएं। और दूसरा देखें, क्योंकि ब्लंडर आपने किए हुए, उन्होंने तो नहीं किया। तो इस वक्त आपकी जरूरत है, मजबूरी है इस वक्त, और आपको अच्छे रिलेशनशिप की जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं।
ये पॉइंट सर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही जब हिंदुस्तान के कुछ दोस्तों से बात होती है तो कहते हैं यार इस वक्त आप प्रॉब्लम्स में है। हिंदुस्तान तो नहीं, हिंदुस्तान का तो अरब दुनिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, रशिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, यूरोप के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, बाकी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ बेहतरीन ताल्लुकात। कहते हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे साथ रिलेशनशिप रखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना रखें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर ऐसे पॉइंट पे फिर क्या करना चाहिए बाकी? मैंने आपको कहा है, इनको चाहिए कि जो चीजें जहां रुकी थी अजित डोवल के साथ, जिन टर्म्स के ऊपर मोदी साहब यहां आना चाह रहे थे, उन्हीं टर्म्स के ऊपर उनसे बात करके इनको चाहिए भारत जाए दोनों, आर्मी चीफ और तो पॉलिटिकल वाले, क्योंकि एक बंदे का जाने का तो तुक नहीं बनता, एक चला जाता है दूसरा कहता है आगे यूटर्न मार लेता है। इन दोनों को चाहिए वहां पे जाके बात करें उनसे, क्योंकि मजबूरी है इसकी। और अफगानिस्तान के साथ भी यही करना चाहिए। इन्हीं दो लोगों को इन्होंने अगले दिन देखे, तालिबान जहां पे लड़कियों की एजुकेशन उन्होंने बंद कर दी, इन्होंने हिना रबानी घर को वहां भेज दी, उनको और स्नब करने के लिए भेजा उन्होंने। मैं कहता हूं एक शहबाज शरीफ साहब को और आर्मी चीफ को इन दोनों मुल्कों के दौरों पर एएसएपी बेसिस पे जाना चाहिए। लेकिन सर ये आप ये वाले बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका भी 10-10 दिन गुजार लेते हैं, यूरोप के भी दौरे कर लेते हैं। अगर नहीं करते सर, काबुल का दौरा नहीं करते, आई डोंट नो क्या चाहते हैं। चले हिंदुस्तान का तो फिर भी मैं कहता हूं कि हमसे दूरियां ज्यादा है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो हम बड़े करीब थे। जब 2021 में तालिबान आए तो हमने काफी खुशियां भी मनाई, सारा कुछ किया, लेकिन सर वहां का एक दौरा उन्होंने नहीं किया बिलावल साहब। नहीं, बिलावल साहब ने सिर्फ उन मुल्कों के दौरे किए जहां से डॉलर और यूरो आ सकते, किसी दूसरे मुल्क में नहीं गए, ना वो जाना चाहते। अफगानिस्तान से तो बल्कि लेने की बजाय कुछ देना पड़ जाना है वहां जाके, इसलिए नहीं जाते वहां। मैं कहता हूं इनको हर चीज को साइड पे रख के इन दो मुल्कों में बिलावल भुट्टो को भी जाना चाहिए इनके साथ। इन तीनों लोगों को भारत भी जाना चाहिए, अफगानिस्तान भी जाना चाहिए। जिस तरीके से भी रिलेशनशिप ठीक हो सकते हो इनको करने चाहिए। ये मजबूरी है आपकी इस वक्त एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल की ये फाउंडेशन है कि आप अफगानिस्तान, टीटीपी, तालिबान, अफगानिस्तान, भारत, इंडिया, अपना चाइना और ईरान, इन चारों मुल्कों के साथ आपके रिलेशनशिप जल्दी से जल्दी ठीक होने चाहिए, वरना इन चारों मुल्कों के साथ ट्रेड को रोक के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। कभी अगर किसी ने पाकिस्तान पे हमला किया तो भारत की फौजें हमारे लिए आके लड़ेंगी या दिफा करेंगी। मतलब डिफेंस पैक्ट कंट्रीज में होते रहे हैं, 70 में भी, 80 में भी, उससे पहले तो बहुत पॉपुलर थे डिफेंस पैक्ट। तो एक वो डिटरेंट भी होता है डिफेंस पैक्ट का। मतलब ये नहीं होता कि कोई हमला करेगा तो भारत की फौजें आ ही जाएंगी। वो पुराने जमाने का जो एटम बम जिस तरह अब डिटरेंट है ना, पुराने जमाने में ये जो डिफेंस पैक्ट होते थे ये डिटरेंट होते थे कि दूसरा मुल्क हमला नहीं करता था ये सोच के कि यार इसका रूस के साथ डिफेंस पैक्ट है, जैसा अफगानिस्तान का किसी जमाने में था, या इसका अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट है, जैसे वार्सा सोवियत यूनियन ने बनाया था डिफेंस पैक्ट। तो वो एक डिटरेंट। लेकिन इनके अंदर आपने शुरू में गुफ्तगू में कहा विल की बात की है, विल का भी मसला नहीं है। ये फंस गए अपने ही जंजाल में, फंस गए अपने फिक्री जंजाल में, फंस गए। अब फिक्री जंजाल से ये खुद भी निकले, कौम को भी निकालें, आई डोंट थिंक सो ये इनके बस की बात है। लेकिन डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि जी इंडियन फौज को तो अगर हम ये वाली एग्जांपल चलें, ये वाली बात आपकी एक कहते हैं 1% मान ले, तो मुझे ये बताइएगा कि आज यूक्रेन सर किधर खड़ा है? यूक्रेन को रशिया ने मार मार के उनका बरगस निकाल दिया। इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने सर, सऊदी अरेबिया की एग्जांपल हमारे सामने है कि इराक जैसा मुल्क उठ के और आके उनके साथ उन्होंने क्या किया। तो किसने बचाया सर उनको? कौन? हालांकि अमेरिका के साथ, लेकिन उनका डिफेंस पैक्ट तो नहीं है ना, यूक्रेन का किसी के साथ डिफेंस पैक्ट नहीं था। हिंदुस्तान के साथ सर हमारा हाउ इट्स पॉसिबल कि हम कहेंगे ठीक है, मैं ये कहता हूँ एज ए नेबर हम उनके साथ रहें, वो साथ रहें, ताल्लुकात उनके हमारे साथ तो हमारे उनके साथ हो। लेकिन ये जो आप चीज कह रहे हैं, ये तो सर अफगानिस्तान किसी के साथ ना करे तो पाकिस्तान कैसे करेगा? नहीं देखें, मैं ये कह रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि आज के दौर में ये जंगों का एक तो जमाना नहीं है, ये जंगों का जमाना नहीं। आपने यूक्रेन की बात की है, यूक्रेन का तो नेटो के किसी मुल्क से कोई डिफेंस पैक्ट नहीं था, अगर होता तो वो फौजें वहां पहुंच जाती। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आज के दौर में अगर आप वाकई पाकिस्तान की आर्मी को खत्म करना चाहते हैं, उसका मतलब है उसकी पैसे, ताकत,
तो फिर इतनी बड़ी फौज रखने की जरूरत नहीं है। आप भारत के साथ पीओजेके और पीओजीपी उनको वापस लौटाएं, उनके साथ अच्छे तजारती रवाबत कायम करें। कश्मीर के साथ भी आपके अच्छे ट्रेड रिलेशन होंगे, सेंट्रल एशिया के साथ भी होंगे। तो उसके नतीजे में आपको आर्मी की जरूरत नहीं है। और फिर आप इंडिया के साथ एक बात कर रहा हूं मैं कि डिफेंस पैक्ट का भी सोच सकते हैं कि भाई हमारा दिफा के लिए भारत की फौजें आए, और अगर कोई ऐसा हो वो एक डिटेरेंट होगा कि दुनिया को पता है कि भाई पाकिस्तान के भारत के साथ दिफाई मुआहदे हैं, तो कोई हमला नहीं करता। फिर मुज़ाकरात ही चलते रहते हैं। वो लंबे हो सकते हैं, जैसे लस्सी में पानी डाल के उसको पतला करके ज्यादा किया जाता है, लेकिन हमला नहीं होगा, बदअज़मी नहीं होगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये वाली चीज़ तो शायद पाकिस्तान जितना मर्जी अरसा रहे, 100 साल रहे, 200 साल रहे या 1000 साल रहे, या अल्लाह कायम व दायम रखे सारी जिंदगी इसको। लेकिन सर ये वाली चीज तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसके लिए राजी होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि राजी होगा कोई, मैं एक और बात की तरफ आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। मैं ये नहीं कह रहा कोई राजी होता है या नहीं होता। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं, बट लेकिन वो होगा नहीं। मैं भी यही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। नहीं आता एग्जैक्टली। मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये भी तो पॉसिबल है कि हम इसके बगैर भी तो बेशक हम वो अपनी फौज रखे, पाकिस्तान अपनी फौज रखे, अफगानिस्तान और नेपाल भूटान अपनी फौज रखे, लेकिन सर पॉइंट भी तो कोई नहीं आता ना। पिछले 8 सालों से कोई हमारी एक किस्म की बातचीत नहीं है। हाई कमीशन हमारे और उनके बातचीत का वक्त चला गया ना, टाइम इज ओवर। बातचीत नहीं होगी, अब बातचीत का वक्त चला गया है। तो क्या होगा? आपको समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान में लोगों को समझ नहीं आ रही, बातचीत का वक्त गुजर चुका है। नहीं अब तो बातचीत सिर्फ ये है सरेंडर। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ अब सरेंडर करे, बलूचिस्तान में सरेंडर कर दे बलोचों के आगे, और पीओजेके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के आगे सरेंडर करके हथियार डाल दे। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की कोई बचने की मुझे सूरत नजर नहीं आ रही। आप सर तो ये बात याद रखिएगा। मैंने 11 साल पहले कहा था, आर्टिकल लिखा था, गूगल पे चले जाए वहां आपको मिल जाएगा। डिफॉल्ट विद डिग्निटी, ये इज्जत के साथ डिफॉल्ट कर जाओ। उस वक्त आसिफ जरदारी की हुकूमत थी, वो सदर थी। और डाई इन डिस्ग्रेस, लेकिन आप लोगों ने डाई इन डिस्ग्रेस चुना। अब आप जलील होकर मर तो रहे हैं, लेकिन जलील होकर मर रहे हैं। इधर से मांग उधर से मांग, बजाय इसके कि आप खड़े हो जाते कि जो कर्जे पाकिस्तान को IMF, वर्ल्ड बैंक और दुनिया के मुल्कों ने दिए, इंक्लूडिंग अमेरिका, वो बदनीति पर मबनी थे। इसलिए कि वो फौजी आमरों के साथ उनके जो एग्रीमेंट्स किए गए, और कोई बैंक किसी को पैसा नहीं देता जब तक उनको ये गारंटी ना हो कि ये सस्टेनेबल इकोनॉमी है और यहाँ से हमें हमारा कर्जा वापस आएगा। तो क्या उनको पता नहीं था? ये एक सरमाए की गुलामी में हमें जकड़ा गया, पूरे पाकिस्तान को जकड़ा गया, पूरे एशिया को जकड़ा गया, पूरे अफ्रीका को जकड़ा गया, और ये बदनीति पर मबनी थे। मैं कहता हूं कि इन कर्जों की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। ले जाए पाकिस्तान को आलमी अदालत में और साबित करें कि उन्होंने बदनीति पर ये कर्जे नहीं दिए। IMF बदनीति पर कर्जे देता है, वर्ल्ड बैंक बदनीति पर कर्जे देता है। इनका मकसद मुनाफा कमाना है। ये इकोनॉमियों को खा जाते हैं, निगल जाते हैं और अवाम का खून निचोड़ते हैं। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।